This program is sponsored by सच्ची सहेली, महिलाओं के लिए सबसे भरोसेमंद औषधि एवं टॉनिक, डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल्स, जोड़ों के दर्द की बेजोड़ दवा। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस वॉश, ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। पेट सफा आयुर्वेदिक चूरन, पेट सफा तो हर रोग दफा। एक्शन टेसा लैमिनेटेड फ्लोइंग विद जर्मन टेक्नोलॉजी। अबुकाया फास्ट 5 ई स्कूटर 79,999 रुपए में और कार्स, लैपटॉप, टीवीएस, सिल्वर कॉइन एंड कैश जीतने का मौका भी। गोल्डी मसाले लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। नमस्कार, रफ्तार मीडिया देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अवंतिका। तो देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर मतगणना जो है वो जारी है और इस बार साफ तौर पर अब की बार एनडीए सेंचुरी पार का जो नारा है वो लगातार लगाया जा रहा है और सभी अभी तक जो रुझान आए हैं उस रुझानों में साफ तौर पर दिख रहा है कि एनडीए जीत की ओर बढ़त बना रही है। और हमारे साथ हमारे संवाददाता जो है रवि शास्त्री वो जुड़ चुके हैं, सीधा उनका रुख करेंगे। रवि, देखिए लगातार जिस तरीके से भी अभी तक रुझान आए हैं, जी आवाज आ रही है मेरी रवि? जी लगातार देखिए जी बिल्कुल आ रही है। रुझान आ रहे हैं रवि, लगातार जो है एनडीए बढ़त बनाए हुए हैं और अब की बार एनडीए डबल सेंचुरी पार, ये भी नारा लगाया जा रहा है, क्या कुछ कहिएगा? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, अभी हम बीजेपी कार्यालय में हैं और यहाँ पर डबल सेंचुरी पार, पीछे आप देख रहे हैं कि हमारे बैकग्राउंड में वहां पे टीवी चल रही है और बहुत सारे कार्यकर्ता यहाँ पर बैठकर जोरदार ताली, जिस तरह से लाइव क्रिकेट मैच में रन लगता है उस तरह से उससे भी ज्यादा फास्ट यहाँ पर सीट आ रही है। तो आइए इनसे जानने का प्रयास करते हैं, क्या कहेंगे? बिहार की जनता को सबसे पहले धन्यवाद देना चाहूंगी, जो कि उन्होंने एनडीए को मैंडेट किया और भारी बहुमत से जीत हासिल कराने का। आप क्या कहेंगे? प्रचंड बहुमत से माननीय नीतीश कुमार जी के और नरेंद्र मोदी के विकास कार्यों पर और महिला ने बहुत बढ़ के हिस्सा लिया है। महिलाओं के जिंदगी के शुरुआती दौर से लेकर अंतिम पड़ाव तक जो नीतीश कुमार ने कार्य किया है, महिलाओं का एम्पावरमेंट किया है, उसके तहत महिलाओं ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। और आप क्या कहेंगे? हमारे समझ से जो विपक्ष सपना देख रहे थे कि हम भारी बहुमत से हमारी सरकार बन रही है, उनका ख्वाब बाकी रह गया और हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और मोदी जी भारी बहुमत, प्रचंड बहुमत से वो आगे जीत रहे हैं और नीतीश जी का वो जीत हो गया। जोड़ी मोदी जी और नीतीश जी का हो गया। यहाँ पे ये चल रहा है कि जोड़ी मोदी जी और नीतीश जी का हिट हो गया है और 201 सीट पे अभी एनडीए की बढ़त है। और उसके बाद बीजेपी कार्यालय का मैं पूरा दृश्य आपको दिखाऊं, यहाँ पर ढोल नगाड़े के साथ यहाँ पर कार्यकर्ता जो है काफी उत्साह में है, डांस कर रहे हैं और यहाँ पर बीजेपी दफ्तर में हजारों हजार की संख्या में लोग पहुंच रहे हैं और बधाइयों का तांता लगा हुआ है। आपको मैं दिखाता चलाऊं, गेट पे हम लोग चलते हैं, मेन गेट पे, बीजेपी के मेन गेट पे चलते हैं। यहाँ पे कार्यकर्ता लोग बैठकर वो टीवी पे जिस तरह से क्रिकेट मैच में लाइव लोग देखते हैं उस तरह से विधि व्यवस्था यहाँ पर बनी हुई थी। आप देखें यहाँ पर ढोल नगाड़े पर डांस हो रहा है और इन लोगों से भी मैं बात करूंगा कि उत्साह में कितना और पावर आ गया है, क्योंकि थोड़ा शतक लग चुका है। तो ये डांस के साथ लाइव चल रहा है, तो डांस के साथ हमारे साथ यहाँ पर बीजेपी कार्यालय में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, पूरी जीत जो है बिहार की जनता की जीत है, बिहार की माताओं की जीत है, बिहार की बहनों की जीत है, बिहार के युवाओं की जीत है और बढ़ते हुए बिहार की जीत है, बढ़ते हुए विकास की जीत है। पूरी तरह से बिहार की जनता ने विकास को महत्व देते हुए बिहार को आगे काम किया है और प्रचंड बहुमत के साथ आज भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार को काम किया 200 पार कर चुके हैं। देखिए, हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता काम करते हैं और अपने काम के आधार
बिहार पर यह विश्वास और भरोसा रखते हैं कि हमारे बिहार की जनता इस बार एक अच्छी सरकार लाएगी, मजबूत सरकार लाएगी, उसका परिणाम है ये 2 साल। इतना क्रिकेट मैच में रन भी तेज से नहीं बनता, उतना चलिए निश्चित आ रहा है। नारी शक्ति हमारे नारी और हमारे जवान का कमाल है। और हमारे मनोज तिवारी भैया नायका करके आया है बिहार की मिट्टी के लिए। आप प्यारे तो इस बार मोदी जी और नीतीश जी कलाकारी जैसी ये उस संस्कार का वोट है, ये बिहार की बात है और 100 संस्कार होने जा रहा है। बिहार की आपके चैनल के माध्यम से उत्साह देखते ही बन रहा है रवि। जी आपकी आवाज नहीं आ रही है रवि। जी आ रही है। कोहरा शतक लग चुका है, इसलिए यहाँ पर कहना है लोगों का कि एनडीए में यानी मोदी और नीतीश जी हो गए हिट और मनोज तिवारी के गाने सुनाए जा रहे हैं, गाए जा रहे तो देखिए किस तरीके से बीजेपी कार्यालय के बाहर जो है एनडीए कार्यकर्ता है वो किस तरीके से जश्न मनाते हुए मिठाइयां बांटते और नाचे गाजते नजर आ रहे हैं, क्योंकि रुझानों में जो है एनडीए लगातार बढ़त बनाए हुए हैं। आगे भी अपडेट हम आपको देते रहेंगे। फिलहाल वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे। This program is sponsored by सच्ची सहेली, महिलाओं के लिए सबसे भरोसेमंद औषधि एवं टॉनिक, डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल्स, जोड़ों के दर्द की बेजोड़ दवा, रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस वॉश। ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। पेट सफा आयुर्वेदिक चूरन, पेट सफा तो हर रोग दफा। एक्शन टेसा लैमिनेटेड फ्लोइंग विद जर्मन टेक्नोलॉजी। अबुकाया फास्ट 5 ई स्कूटर 79,999 रुपए में और कार्स, लैपटॉप, टीवीएस, सिल्वर कॉइन एंड कैश जीतने का मौका भी। गोल्डन मसाले लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। नमस्कार, रफ्तार मीडिया देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अवंतिका और मैं मनोज। तो देखिए लगातार जो है बिहार में विधानसभा की जो वोटिंग है, जो उसकी मतगणना है वो जारी है और लगातार रुझानों की हम बात करें तो बीजेपी बढ़त बनाए। देखिए एनडीए 200 के पार जा चुकी है। जी अवंतिका, अब तो परिणाम भी आने शुरू हो गए हैं। जो 2 परिणाम अभी हमारे सामने में आए हैं वो दोनों परिणाम जो है वो एनडीए के पक्ष में गए हैं। और आज देखिए मोकामा से जदयू के अनंत सिंह जीते और जीत का भी बिगुल जो है वो बजने लगा है। और दूसरी तरफ अगर हम कहें तो शालिनी मिश्रा ने भी, जो जदयू की ही है, जीत हासिल की है। पहला जो आधिकारिक घोषणा हुआ है चुनाव आयोग की तरफ से, शालिनी मिश्रा की जीत का घोषणा हुआ है। और अब लगातार अगर हम कहें तो जो तस्वीरें हैं वो स्पष्ट दिख रही हैं। वहां पे बिहार की अगर हम बात करेंगे तो बिहार में एनडीए जो है मतलब कहे कि प्रचंड बहुमत से जो है सरकार बनाने जा रही है। और अभी इस पे बात करने के लिए हमारे साथ हमारे स्टूडियो में आए हैं प्रदीप सिन्हा जी, बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता हैं। और प्रदीप जी, पहले तो आपको बधाई, इस बड़ी जीत की तरफ आप बढ़ रहे हैं। और इस जीत को लेकर के अगर कहे तो कैसा लग रहा है? ये जीत कितना सुकून देने वाला है और जो अभी झारखंड में जो हार हुई है उस पर कितना मरहम लगा रहा है? देखिए, जीत निश्चित रूप से कार्यकर्ताओं के लिए उत्साहजनक होता है
और खासकर जिस परिस्थिति में बिहार में वोट हो रहे थे, खासकर विरोधी दल जिस तरह से नीतीश कुमार के स्वास्थ्य को लेकर गलतफहमी फैलाने की कोशिश कर रहे थे, भारतीय जनता पार्टी और जदयू के बीच जो लाइन खींचने की कोशिश की जा रही थी कि सरकार बन ही गई, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं होंगे, तो तमाम विरोधाभासों के बावजूद भी मैं समझता हूँ मतदाताओं ने बुद्धिमत्ता का परिचय दिया और सरकार ने जो कामकाज किया उस पर मुहर लगाई। और एंटी इनकम्बेंसी जो फैक्टर होती है वो कहीं दिखाई नहीं दी। निश्चित रूप से आप कह सकते हैं कि जो इनकम्बेंसी है और सरकार के कामों पर मुहर लगाया लोगों ने, और आने वाले 5 वर्षों के लिए जो हमने अपना रोड मैप रखा मैनिफेस्टो के जरिए, जनता ने उस पर भरोसा किया कि डबल इंजन की सरकार रहेगी तभी राज्य का विकास होगा। और जो हम लोगों ने वायदे किए हैं जनता से, निश्चित रूप से आगामी 5 साल में पूरा करने के लिए हमारे सभी जो जीतकर मंत्रीगण आएंगे, मुख्यमंत्री होंगे, उनके नेतृत्व में पूरी सरकार चलेगी, तो इस दिशा में तेजी से कदम उठाए जाएंगे। बिल्कुल, देखिए इसके साथ हम ये भी कह सकते हैं प्रदीप जी कि जनता ने तो साथ दिया है, और अगर महिलाओं की हम बात करें तो महिलाओं का भी बहुत बड़ा समर्थन मिला है। उनके लिए जो नीतियां लाई गई, जो योजनाएं लाई गई, उनका लाभ जो महिलाओं को मिला और समर्थन भी महिलाओं का भरपूर मिला है एनडीए को। महिलाओं को लेकर जिस तरह से नरेंद्र मोदी की सरकार ने योजनाएं बनाई और नीतीश कुमार ने भी अपने कार्यकाल में जिस तरह से उनको आरक्षण दिया पंचायत के चुनाव में, अपनी सशक्तिकरण को लेकर जो प्रयास किए गए, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आंदोलन का भी समाज में असर हुआ। मैं समझता हूँ कि महिलाओं को लगा कि जब हाशिए में रखने की कोशिश की जाती थी, उनकी भूमिका सिर्फ घर के भीतर सीमित कर दी जाती थी, अब वो उससे बाहर निकलकर अपनी भूमिका निभा रहे हैं। बड़े बड़े ओहदों पर है, वो पंचायतों में उनका प्रतिनिधित्व 50% तक है। उसके अलावा जो भी जिम्मेदारी उनके कंधे पर है उसको बिल्कुल सरकारी नौकरियों में 35% आरक्षण की बात कर दी, सिपाही भर्ती में आरक्षण था 50%, पंचायतों में 50% आरक्षण, और अब चुनाव के ठीक पहले 10,000 रुपये रोजगार के लिए देना, एक तरह से कहा जाए वो मास्टर स्ट्रोक साबित हुआ। देखिए, रोजगार के लिए जो जिस तरह से एक कंफ्यूजन पैदा करने की कोशिश की जा रही थी कि सरकार ने कुछ किया नहीं, पलायन बढ़ा है, तो जो 10,000 रुपए दिए गए उनको मदद के तौर पर दिए गए हैं कि आप इससे अपना कुछ छोटा मोटा रोजगार शुरू कीजिए, और अगर रोजगार चल निकला अच्छा है तो 2 लाख रुपए तक की आपको आर्थिक सहायता दी जाएगी। मैं समझता हूँ कि लोगों ने इस पर भरोसा किया और ये मान के चले कि एक शुरुआत है जहाँ से हम छोटी मोटी चीजों से शुरू करें और कोई अच्छा व्यवसाय खड़ा कर सकते हैं। तो निश्चित रूप से जब महिलाओं की भागीदारी घर के अंदर होती है आर्थिक सशक्तिकरण को लेकर, तो आप समझ सकते हैं कि उसका बहुगामी प्रभाव परिवार पर पड़ता है। और निश्चित रूप से जो आपने देखा होगा कि महिलाओं की लंबी लंबी कतारें को देखकर जो प्रयास लगाए जा रहे थे विपक्षी दलों के द्वारा कि ये शायद सत्ता परिवर्तन के लिए, कल तो तेजस्वी यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह भी दिया कि हम शपथ ग्रहण करने जा रहे हैं कल। जी, उन्होंने बयान दिया था। जी। लेकिन मैं समझता हूँ कि अतिरेक में जो कदम उठाए जाते हैं, कुछ बयानबाजी की जाती है, ठीक है, दावे प्रतिदावे तो चलती है चुनाव में, लेकिन अगर जनता के मूड को आप नहीं भाग पा रहे हैं तो निश्चित रूप से फिर राजनेता होने पर प्रश्न खड़ा हो जाता है। अरे इसमें अगर हम बात करेंगे तो सबसे ज्यादा अगर हम कहें जो एक बड़े रणनीतिकार जाने जाते थे प्रशांत किशोर, कई राज्यों में सरकार बनाने में बड़ी भूमिका रही थी उनकी, शायद चाणक्य के भूमिका में वो सफल नजर आए, लेकिन जब खुद चंद्रगुप्त बनने के लिए आए तो वो सफल नजर नहीं आए, क्या कहेंगे? देखिए, जब चुनाव की प्रक्रिया चल रही थी, चुनाव घोषणा होने से पहले और चुनाव की घोषणा के बाद भी एक ऐसा माहौल था कि प्रशांत किशोर कुछ अपनी उपस्थिति दर्ज करा सकते हैं। सरकार बना लेंगे ये तो खैर स्वप्न में भी नहीं था, लेकिन कुछ प्रभाव डालेंगे ऐसा माना जा रहा था। लेकिन जिस तरह से जनता ने उनको खारिज किया, मैं समझता हूँ कि बाद के दिनों में जो उनके बिगड़े बोल सामने आने लगे, खासकर इंटरव्यूज के दौरान पत्रकारों के साथ बदसलूकी करना और किसी की बात सुनना नहीं, सिर्फ अपनी बात जनता पर थोपने की कोशिश, मैं समझता हूँ कि जनता ने इन चीजों को देखा और वो इस बात को लेकर पहले से ही सचेत थे कि कहीं दिल्ली में जो घटना हुई थी केजरीवाल को लेकर कि बहुत भरोसा किया लोगों ने, लेकिन अंततः क्या कुछ मिल पाया उनको। तो मतलब बहुत ही बिहार की जनता मानी जाती है कि राजनीतिक रूप से बहुत जागरूक होती है, तो आप कह सकते हैं कि उनको पहले ही बार में निपटा कर बहुत अच्छा किया कि जो क्षेत्र के जी। एक बार मैं रोकना चाहूंगी आपको, एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है इस वक्त, इलेक्शन ब्रेकिंग, तारापुर से सम्राट चौधरी की बड़ी जीत। इस वक्त इलेक्शन ब्रेकिंग हमारी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं आप, लगभग 42,000 से ज्यादा वोटों से सम्राट चौधरी की हुई जीत।
प्रदीप जी, आपके लिए एक अच्छी खुशखबरी है। अगर कहे तो अभी उप मुख्यमंत्री रहे हैं, प्रदेश अध्यक्ष भी रहे थे कुछ दिनों तक। और जी बिल्कुल, देखिए लगभग 42,000 से ज्यादा वोटों से सम्राट चौधरी की जीत हुई है मनोज। और उन्होंने कांग्रेस के फिलहाल देखिए अभी आरबी अपडेट हम आपको देंगे और फिलहाल वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे। जिस प्रशांत किशोर की बात कर रहे थे, उन्होंने चुनाव के अभियान के दौरान सम्राट चौधरी को लेकर कई तरह की बातें जनता के बीच रखी और भ्रम फैलाने की कोशिश की। मैं समझता हूं कि जनता ने, उनके क्षेत्र के जनता ने इसको चुनौती के रूप में लिया होगा कि जो व्यक्ति भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष रहते हुए या फिर मंत्री पद पर रहते हुए, उप मुख्यमंत्री होते हुए भी जितनी शालीनता से अपनी काम कर रहा था, तो उसका जवाब मैं समझता हूँ पारितोषिक जनता ने दिया। और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए तो खुशी का पल है कि एक तो हम 101 सीटों पर लड़े, जदयू भी 101 सीटों पर लड़ रही थी, सबसे लार्जेस्ट पार्टी बनकर हम आ रहे हैं। उसके अलावा जो हमारे गठबंधन का स्वरूप है, जो 200 के पार जाता हुआ दिखाई दे रहा है, तो निश्चित रूप से आप समझ सकते हैं कि जनता ने कितना भरोसा किया। और वो जो अंडर करेंट जिसको कोई भी न पत्रकार भांप सका, न जनता भांप सके, न राजनेता भांप सके। ठीक है, हम दावे कर रहे थे कि हम जीतेंगे और 140-50 का अनुमान सबको था, लेकिन ये 200 के पार चले जाएंगे, इस बात का अनुमान नहीं था। प्रदीप जी एक सवाल आता है कि इस चुनाव में एक चीज जो है वो झारखंड से काफी जुड़ा हुआ रहा, वो रहा झारखंड मुक्ति मोर्चा को लेकर के जो वहां पूरा एपिसोड चला। क्योंकि अगर झारखंड मुक्ति मोर्चा को देखें तो झारखंड मुक्ति मोर्चा उसी महागठबंधन का हिस्सा है और उसी महागठबंधन के सहयोग से झारखंड में सरकार चल रही है। ऐसे में जब बिहार से चुनाव लड़ने की बात आई तो पहले 16 सीटों पे, फिर घटकर 12, फिर 12 से 6, 6 से 3 और अंत में 0 हो गया। और यहाँ के जो लोग गए थे मुख्यमंत्री के प्रतिनिधि बनकर के, जेएमएम के प्रतिनिधि बनकर के, वो वहां से खाली हाथ लौटे और यहाँ पे बजाते प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कहा गया था कि एक अपमानित किया गया है। तो क्या लगता है, और 14 तारीख के बाद इस पे हम समीक्षा करेंगे, क्योंकि घाटशिला का चुनाव है और घाटशिला चुनाव का परिणाम सामने आने के बाद जब चुनाव से फ्री होंगे तब इन सारी चीजों पे चर्चा होगी। तो अब क्या लगता है कि अब जो बिहार में जो चुनाव आया है और जिस तरीके से महागठबंधन का सुपड़ा साफ होना जिसको कह सकते हैं वो हुआ है, तो ऐसे में झारखंड मुक्ति मोर्चा क्या कुछ करेगी, किस तरीके से आने वाले दिनों में उसकी भूमिका होगी? क्या झारखंड में इस चुनाव परिणाम का सीधा असर देखने को मिलेगा? देखिए, जब झारखंड में चुनाव हो रहे थे तो यहाँ बड़े भाई की भूमिका में झारखंड मुक्ति मोर्चा था और राजद को उसके जो जितनी उपस्थिति है क्षेत्र में उसके हिसाब से उनको सीटें भी दी गई, 7 सीटें दी गई। और जब बिहार के चुनाव की बारी आई तो बिहार में बड़े भाई की भूमिका में आरजेडी था, लेकिन आरजेडी के नेताओं में अहंकार इतना हो गया कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो प्रतिनिधि बन के गए उनसे न तो संतोषजनक ढंग से बातचीत की गई, न बैठकों में बुलाया गया। कांग्रेस पार्टी भी मुगालते में थी कि बस हम 2 दल मिलकर ही गठबंधन का स्वरूप तय करेंगे और जो सीटें किसको देनी है वो हम ही तय करेंगे। अंततः आपने देखा होगा कि कांग्रेस पार्टी भी सीटों को लेकर जिस तरह से नाराज रही और कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं राहुल गांधी चुनाव कैंपेन से उपस्थित रहे, तो कहीं ना कहीं अनुपस्थित रहे काफी लंबे समय तक। तो आप झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेताओं ने जो यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस करके समीक्षा करने की बात कही थी, मैं समझता हूँ कि अब वो समय आ गया है। अगर अपने बात पर वो कायम रहते हैं तो समीक्षा करनी चाहिए गठबंधन की किसकी क्या भूमिका रही झारखंड के अलावा बिहार में और किन लोगों ने अपमानित किया झारखंड मुक्ति मोर्चा को, उनके साथ क्या किया जाना चाहिए। ये तो बीजेपी हमेशा इस पूरे घटना को लेकर के झारखंड के असीमता से जोड़ती रही है और कह रही है कि झारखंड के असीमता को जो है अपमानित किया गया आरजेडी और महागठबंधन के दूसरे दलों के द्वारा, कांग्रेस के द्वारा। तो जब झारखंड की असीमता की बात होगी और झारखंड मुक्ति मोर्चा अगर इस गठबंधन से अलग होता है तो क्या सरकार बनाने में बीजेपी की भूमिका सामने नजर आएगी, सामने से साथ जुड़ करके, या फिर पीछे से हेमंत सोरेन की सरकार को सपोर्ट करेगी? देखिए, आपका ये प्रश्न तो मैं समझता हूँ भविष्य के गर्त में है, लेकिन पहले तो ये मुख्यमंत्री जी को तय करना है कि जो उन्होंने पार्टी फोरम से जो बातें कही गई प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से, और स्पष्ट संदेश था गठबंधन के सहयोगी दलों के लिए कि हम 14 के बाद इसकी समीक्षा करेंगे कि आपको साथ रहना है या नहीं रहना है, रखना है या नहीं रखना है। तब तो झारखंड मुक्ति मोर्चा के पाले में गेंद है, वो क्या करती है
उसके उपरांत मैं समझता हूं कि भाजपा की अभी कोई भूमिका नहीं है, क्योंकि महागठबंधन को प्रचंड बहुमत मिला था 1 साल पहले के चुनाव में, और उस गठबंधन में अगर उनको तरजीह नहीं दी गई बिहार में, तो मैं समझता हूं कि एक बड़ी राजनीतिक भूल साबित हो सकती है। जी बिल्कुल, देखिए और जिस तरीके से अगर हम बात करें, रुझान आ रहे हैं आपके पार्टी पे और जिस तरीके से जीत की ओर आप बढ़ रहे हैं, लेकिन इसमें कई सवाल भी खड़े हो रहे हैं। अखिलेश यादव की हम बात करें तो उन्होंने कहा है कि ये एनडीए की जीत नहीं है, ये एसआईआर की जीत है। ये तमाम चीजें, और आपने अभी बताया भी कि जिस तरीके से तेजस्वी यादव ने जो है दावा किया था कि 18 तारीख को शपथ लेने वाले हैं, और इसके साथ ही इस तरीके के जो बयान आ रहे हैं, ये भी बातें सामने आई है कि अगर एनडीए जीतती है तो जरूर ईवीएम में कुछ हेरफेर होना शुरू हो चुका है। इस पर क्या कुछ जवाब हम देना चाहेंगे आप? देखिए, मैं समझता हूं कि जो चुनाव के परिणाम आ रहे हैं अभी तक के, जो आंकड़े आप दिखा रही हैं, वह स्वतः स्पष्ट है कि इन लोगों के आरोप पर जनता विश्वास नहीं करती। इनको जनता ने बुरी तरह से खारिज किया है, और जो एसआईआर की प्रक्रिया है, उनको इतना तो पता होना चाहिए कि संविधान के द्वारा ही यह अधिकार चुनाव आयोग को दिया गया है कि समय समय पर आप राज्यों के जो मतदाता सूची है उसका पुनरीक्षण करें, जो योग्य मतदाता हैं, जिनकी आयु हो गई, जो अर्हता रखते हों, उनका नाम उसमें रखा जाए, और जो अवांछित लोग हैं उनको उससे बाहर किया जाए। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से अगर हम राहुल गांधी की बात करें तो उन्होंने अभियान चलाया था वोट चोर गद्दी छोड़ो। ये अभियान कहीं ना कहीं फेल होता हुआ अभी नजर आ रहा है, इस पर क्या कुछ कहना चाहिएगा? अब विगत 10 वर्षों का जो नरेंद्र मोदी जी का कार्यकाल है, उसके दौरान राहुल गांधी ने जो आरोप लगाए, चौकीदार चोर है, रफाल को लेकर जिस तरह से कहा गया, फिर अभी आपने ये जो वोट चोरी का मुद्दा चलाया उन्होंने, और सीधा सीधे आरोप लगाया चुनाव आयोग के साथ साथ सरकार पर भी, तो जनता ने किसी मुद्दे पर सहमति नहीं दी, न स्वीकृति दी। तो आप समझ सकते हैं कि जो जनता की नब्ज न पहचानता हो और जनता क्या सुनना चाहती है नेताओं से, जनता उसके विपरीत बोले, राष्ट्र के विरुद्ध बोले, संस्थाओं के विरुद्ध बोले, तो मैं समझता हूं कि जनता ने जो निर्णय दिया है उनको एक बार आत्ममंथन करने का यह अवसर है कि बिहार की जनता जो राजनीतिक रूप से परिपक्व मानी जाती है उसको कोई बरगला नहीं सकता, और निश्चित रूप से बहुत सोच समझकर सुविचारित जो चुनाव परिणाम आने जा रहा है उससे कांग्रेस पार्टी के नेताओं को सबक लेने की आवश्यकता है। अच्छा प्रदीप जी, इस चुनाव का असर क्या होगा अगर हम बात करेंगे इस चुनाव में जीत को लेकर के, तो कौन कौन से मुद्दे जो है वो हावी नजर आए, कौन से मुद्दे ऐसे थे जिसे जनता ने पसंद किया, आपके कौन से कार्यों को देखा जनता ने, जिसकी वजह से 20 साल का लंबा सत्ता का सफर करने के बाद भी अगर एंटी इनकम्बेंसी नहीं होती है तो ये एक बड़ी बात है। सबसे बड़ी बात यह रही कि इस चुनाव में 2-3 चीजें जो हैं वो देखने को मिली। पहली बार 2 चरण में ही मात्र बिहार का चुनाव हुआ, जो अपने आप में एक बड़ी बात थी। दूसरी बात यह है कि चुनाव मतदान होने के बाद एक भी बूथ पर पुनर्मतदान जो है वो नहीं किया गया। ये अपने आप में एक और बड़ी उपलब्धि थी इलेक्शन कमीशन की कि और जो प्रशासन जो लगी हुई थी चुनाव आयोग में, इस चुनाव प्रक्रिया में एक बड़ी उपलब्धि थी। इन सब के बीच अगर कहें तो आप लोग जिन मुद्दों को लेकर के गए, जैसे रोजगार एक बड़ा मुद्दा था, रोजगार को लेकर के विकास की बात थी, और महिलाओं की सुरक्षा की बात थी, महिला सशक्तिकरण, रोजगार की बात थी, महिला सशक्तिकरण, तो इन सब में कौन से ऐसे मुद्दे थे? बांग्लादेशी घुसपैठ की थी, जो अभी आपने एसआईआर की बात कही, इसको लेकर के जो विरोध हो रहा था, इसमें यही बात थी कि ऐसे लोग जो अवांछित है, जो बाहर से आकर के यहाँ पे फर्जी तरीके से जो अपना वोटर आई कार्ड बना करके यहाँ पे जो रह रहे हैं, उन लोगों को बाहर करने की बात थी। तो कौन से ऐसे मुद्दे थे जो आपको लगता है कि वो मुद्दे प्रभावी नजर आए और उसकी वजह से आपको इतना प्रचंड बहुमत की तरफ आप बढ़ रहे हैं? आपके प्रश्न का 2-3 खंडों में मैं जवाब देना चाहूंगा, लेकिन एसआईआर से ही शुरू करता हूं। जब बिहार में एसआईआर की प्रक्रिया शुरू की गई तो राजनीतिक दलों ने आरोप लगाया कि चुनाव आयोग इतनी जल्दबाजी में क्यों है, 3 महीने में सारा कुछ करा पाएगा या नहीं करा पाएगा, उसकी क्षमता पर संदेह किया गया। चुनाव आयोग ने भरपूर समय दिया लोगों को। अगर किसी के नाम गलत ढंग से हट गए तो आप आपत्ति दर्ज करा सकते हैं, आप फिर से नाम जुड़वा सकते हैं। उसके बावजूद भी जब 60 लाख से ज्यादा लोगों के नाम हटाए गए जो गैरवाजिब ढंग से जोड़े गए थे, तो एक भी मतदाता सामने आकर ये कहने की स्थिति में नहीं था कि हमारा नाम हटा दिया गया और मैं जुड़वाने के लिए गया तो कोई जोड़ने के लिए तैयार नहीं था। तो एक तो इनका नैरेटिव यहाँ ध्वस्त हो जाता है, और जो चुनावी प्रक्रिया है वो बिल्कुल पारदर्शी ढंग से, यहाँ तक कि आप भी जानते हैं कि विदेशों की भी जो डेलीगेट्स आए थे यहाँ पे चुनाव प्रक्रिया को काफी करीब। वही मैं कह रहा हूँ कि विदेश के भी डेलीगेट्स आके चुनाव की प्रक्रिया का बारीकी अध्ययन करते हैं कि भारत आखिर इतना बड़ा लोकतंत्र और इतनी बड़ी जनसंख्या को किस तरह से
मतलब सुचारू ढंग से पूरी प्रक्रिया को पूरी की जाती है। और जहां तक जो 2 चरणों में चुनाव होने की बात कही, मैं समझता हूं कि जो गृह मंत्री हैं देश के अमित शाह जी, उनका स्पष्ट संदेश है कि 31 मार्च 2026 तक देश से नक्सलवाद खत्म करना है। तो मैं समझता हूं जो नक्सल प्रभावित जिले थे बिहार में भी, और जो संगठित अपराध था उसको जिस तरह से बेअसर किया गया सुशासन के राज्य में, तो उसका प्रभाव ये दिखा कि प्रशासन का भी कॉन्फिडेंस बढ़ा, क्योंकि चुनाव आयोग तो अपने से फैसला लेता नहीं है। जिलों के एसपी और डीएम से बातचीत करने के बाद ही तय होता है कि कितनी फेज में चुनाव कराए जाए, ताकि फोर्स का मोबिलाइजेशन, उसके साथ साथ सुरक्षा व्यवस्था की स्थिति, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति खराब ना हो, इस पर सारा विचार करके निर्णय लिया जाता है। तो ये जब कॉन्फिडेंस आया प्रशासन को कि अगर हम 2 चरणों में चुनाव करा लेंगे तो कोई वारदात नहीं होगी, उसका ये प्रमाण था कि पुनर्मतदान की कहीं स्थिति उत्पन्न नहीं हुई। आप 2000 के पहले चले जाइए राज्य में, तो बूथ लूट की घटना, किस तरह से जान माल की हानि होती, चुनावी हिंसा बहुत सारे कुछ क्या कुछ नहीं होता था। बिहार मैं समझता हूं कि बाहर के राज्यों में अगर बदनाम था तो इन करतूतों की वजह से बदनाम था, लेकिन अब बिहार की छवि धीरे धीरे सुधर रही है। और मैं समझता हूं कि जो नीतीश कुमार पर लोगों ने भरोसा जताया है, आगे आने वाले 5 वर्षों में निश्चित रूप से वो सारे मुद्दे जो आपने कहे कि महिला सशक्तिकरण का मुद्दा हो, उनके रोजगार का मुद्दा हो, युवा जो बड़ी संख्या में मैं समझता हूं कि वोट किया है पार्टी को, हमारे गठबंधन को, उनकी जो अपेक्षाएं हैं निश्चित रूप से सरकार उस पर भी ध्यान देगी। और उद्योग धंधे कैसे लगे यहाँ, जो एक बड़ा इशू है पलायन का, मैं समझता हूं कि सरकार निश्चित रूप से इन सारी चीजों पर सम्यक दृष्टिकोण डालेगी। और आने वाले 5 वर्ष में समझता हूं कि जो आपने एक चीज और मैं जोड़ना चाहूंगा कि गुजरात में भी 25 साल हो गए सरकार को चलते हुए जी। तो भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगी दलों की कहीं सरकार चलती है तो आप कोई ऐसा वाकया, कुछ ऐसी बड़ी घटना ना हो जाए, कोई ऐसा मुद्दा ना आ जाए, तब तक आप देखेंगे कि एंटी इनकम्बेंसी का चक्कर कहीं नहीं होता है। सरकारें मतलब दूसरी बार तीसरी बार चुन के आती है, जनप्रिय होती है, लोकप्रिय होती है, ताकि लोग जो है फिर अगली बार भावनाओं का हम प्रतिबिंब होते हैं, उनकी बातों को सुनते हैं और उनकी बातों को हम धरातल पर उतारने की कोशिश भी करते हैं। जी बिल्कुल, देखिए अगर साथ ही हम बता दें तो अपडेट्स भी निकलकर सामने आ रहे हैं हमारे बीच। तो कांग्रेस के सांसद शशि थरूर ने कहा है कि ये चिंताजनक है और इसके लिए आत्मनिरीक्षण की जरूरत है। इस पर क्या कुछ कहेंगे प्रदीप जी? देखिए, शशि थरूर जी को किस तरह से कांग्रेस पार्टी ने साइडलाइन किया, जब पुलवामा का अटैक हुआ था और संसद के जो माननीय सदस्यगण हैं उनका प्रतिनिधिमंडल भेजा गया, तो कांग्रेस पार्टी ने जो नाम दिए जाने थे उनकी ओर से शशि थरूर का कहीं नाम नहीं था, जबकि शशि थरूर यूएनओ में रहे, उसके अलावे उनका जो अनुभव है विदेशों का वो काफी व्यापक था, जो कि देश के काम आ सकता था। लेकिन जिस तरह से शशि थरूर से दूरी बनाना शुरू किया कांग्रेस ने सही बात बोलने के कारण, अब मैं समझता हूं कि आत्मनिरीक्षण की बात कह के उन्होंने कांग्रेस के पार्टी के अंदर एक नया बहस छेड़ दिया है कि वाकई क्या राहुल गांधी इस योग्य हैं कि अपने बूते वो चुनाव जिता सके, या फिर मल्लिकार्जुन खड़गे जो उनके पदचिन्हों पर चलने की कोशिश करते हैं, आज भी वो परिवारवाद की उस रस्सी की डोर से बाहर नहीं आ सके, अपना एक आप कह सकते हैं कि स्वतंत्र छवि नहीं बना सके, तो नेतृत्व पर तो प्रश्न उठेगा। जी बिल्कुल, इस तरह से हतोत्साहित होगा तो निश्चित रूप से विश्वास भी कम होगा। जी प्रदीप जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि ये आत्ममंथन का है। खास करके अगर हम बात करेंगे कांग्रेस की, तो कांग्रेस की जो स्थिति नजर आ रही है वो काफी बुरी नजर आ रही है, क्योंकि अगर हम इतिहास की तरफ देखें तो संभवतः यह कांग्रेस का एक ऐसे बुरे दौर का तस्वीर सामने पेश करा जो एक बार पहले आई थी। और अगर अभी चूंकि फाइनल रिजल्ट नहीं आया है इसलिए अभी हम इंतजार करेंगे, लेकिन जो आंकड़े भी बता रहे हैं कहीं ऐसा ना हो कि यह कांग्रेस के लिए सबसे बुरा तस्वीर जो है बिहार का ये चुनाव दिखे, जब वो अभी तो 2 अंक से नीचे आए हैं, अभी 5-4 की संख्या पे वो संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन अगर 4 से नीचे गिरते हैं तो ये कांग्रेस के इतिहास में सबसे बड़ी हार होगी बिहार के लिए। इसके साथ ही कहीं ना कहीं राहुल गांधी के नेतृत्व पर भी सवाल खड़े हो सकते हैं। नेतृत्व पे सवाल खड़े होंगे, गठबंधन के लेके तौर तरीके पे सवाल होंगे, गठबंधन के अंदर जो आपसी खींचतान चल रही है, क्योंकि इस पूरे चुनाव में अगर हार का एक बड़ा कारण ये भी देखा जा सकता है कि अंतिम समय तक जिस तरीके से महागठबंधन के तमाम दलों के बीच में एक रस्साकसी चल रही थी, बार्गेनिंग चल रही थी कि पहले मैं उप मुख्यमंत्री बनूंगा, फिर मैं सपोर्ट करूंगा, मैं
फिर गठबंधन में शामिल होऊंगा, तो मैं मुख्यमंत्री बनूंगा तो मुझे घोषित करे। ये सारी चीजें जो चल रही थी, कहीं ना कहीं इस बड़े हार के पीछे ये एक बड़ा कारण ये भी नजर आता है। हालांकि अगर हम आपकी बात करें प्रदीप जी, या बीजेपी या जदयू के तमाम नेताओं की, तो उनका यही कहना होगा कि केवल सरकार की उपलब्धियों पे ही वोट की है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। जो चीजें सामने आ रही है उसमें कहीं ना कहीं उनकी नाकामी भी जो है आपकी जीत का एक बड़ा कारण बना है। देखिए, जब चुनाव होता है तो निश्चित रूप से जो प्रबुद्ध जनता है वो दोनों गठबंधन की आप कह सकते हैं कि वादे प्रतिदावे, उसके अलावे जो रोज के क्रियाकलाप है उसकी समीक्षा करती है। तो उसमें जो सामने आपने जो बातें कही कि मुख्यमंत्री पद घोषित किया जाना, उसको लेकर जिद करना, कांग्रेस पार्टी मान नहीं रही थी, वहां जाकर मिलने का अवसर नहीं मिल पा रहा था। उसके अलावे जिस तरह से वीआईपी के जो सर्वा है उन्होंने जिस तरह से जिद ठान ली कि नहीं, अगर मुख्यमंत्री पद पर हमें नामित नहीं किया जाता है तो मतलब चुनाव से पहले, परिणाम आने से पहले ही कैबिनेट बांटने की बात हो रही थी और जनता शायद इसे पसंद नहीं की, और यही वजह है कि जनता ने उन्हें नकारा है। लेकिन हमारे पास समय की कमी है और लगातार हमारे पास अपडेट्स आ रहे हैं, हमारे मेहमान भी आ रहे हैं। हम अभी लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद फिर जल्द लौटेंगे। जी बिल्कुल। जी नमस्कार।